23 जनवरी 2024 जेईई मेन का एग्जाम फेज 1 जनवरी के एग्जाम यानी फेज 1 और इवनिंग शिफ्ट, इसका पेपर अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी फोकस करेंगे 11th के क्वेश्चंस को, 11th के क्वेश्चंस कराएंगे और फिर उसके बाद अगला वीडियो होगा उसमें 12th के क्वेश्चंस होंगे। अभी 11th के चल रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट भी कंटिन्यू करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट भी इसी के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, एक लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के पता लगता है कि लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, वर्कडन का क्वेश्चन है, इसमें वर्क निकालने के लिए बोल रहा है इसके अंदर। तो मतलब कहने का ये है कि वर्क आपको निकालना आना चाहिए। जैसे वर्क जैसे ही आए क्वेश्चन तो माइंड में तुरंत आना चाहिए वर्क के 3 फॉर्मूले। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क क्या हो जाता है, प्लस एफ इंटू डी, और दोनों अपोजिट में है तो माइनस एफ इंटू डी, और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जीरो आएगा। सेम डायरेक्शन में तो प्लस एफ इंटू डी, अपोजिट में है तो माइनस एफ इंटू डी, और परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा। समझ आ गई बात आपको। इसके अंदर सुना आप, यहाँ पर इसके अंदर बस वही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जब ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसमें ब्लॉक ऊपर जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, नीचे? फ्रिक्शन नीचे लगेगा। क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, कोई बताएगा? म्यू एम जी कोस थीटा, फ्रिक्शन मैक्सिमम इंक्लाइंड प्लेन पे म्यू एम जी कोस थीटा लगता है, म्यू एम जी कोस थीटा लगता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1। एम जी कितना है यहाँ पे, एम जी की वैल्यू 10 हो जाएगी ना, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2। क्या कह रहे हो? अच्छा एम जी की वैल्यू ही 10 हो जाएगी पूरे की, ठीक है ना। तो ये म्यू की वैल्यू 0.1, सोल्व कर लो इसको, कितना बनेगा यहाँ पर, ये 0.5। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, और ऊपर शिफ्टिंग होगी 10 मीटर की, शिफ्टिंग कितनी होगी 10। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वैसे फ्रिक्शन है 0.5 और इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10, तो इसके आगे माइनस साइन लगाओ। ये तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है -5 जूल, ये लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा था इसने, अगेंस्ट, तो +5 जूल लिखोगे इसका आंसर। इसका आंसर ये वाला है, +5 जूल। आसान है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन होता है, ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, प्लस एफ इंटू डी, माइनस एफ इंटू डी और जीरो। एक हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू एम जी कोस थीटा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू एम जी कोस थीटा। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुन लो, a force 10 Newton is applied on a 3 block system and find the two tension T1 and T2। ये क्वेश्चन एज इट इज डीपीपी के अंदर था, इसमें टेंशन बतानी है T1 T2। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कैसे करें? इसमें सॉल्यूशन मत देखना, कैसे करें इसके अंदर। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास है। फोर्स कितना है यहाँ पे 10, मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आएगा 1, ठीक है ना। अब इसका भी एक्सेलरेशन 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो इसमें टेंशन हो जाएगी 2 न्यूटन और इसमें टेंशन हो जाएगी 5 न्यूटन। आप एफबीडी बना लेना, इसकी भी और इसकी भी, उससे तुरंत हो जाता है 2 and 5। द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑफ द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में जहाँ जब जैसे एफबीडी इफेक्ट बताया जाता है तो एफबीडी इफेक्ट का शायद पहला दूसरा क्वेश्चन ही स्टार्टिंग में करवाया जाता है, 4 ब्लॉक्स लगा के और इस तरीके से। इसके अंदर अगर नीचे फ्रिक्शन होता थोड़ा सा तो थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन होता ही है। हमने नीचे रफनेस लेके भी क्वेश्चंस किए, लेकिन इसके अंदर अगर फ्रिक्शन भी नहीं है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला तो, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें आगे, ये क्वेश्चन 12th वाले पार्ट का है, सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लगातार हम आधे घंटे तक बताते हैं, एक बॉक्स बना हुआ होता है इसका, बार बार, तो उसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मतलब मेडिकल में कम आते हैं, नॉन मेडिकल में ये आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ना इसके अंदर छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आप एक बात बताइए, मान लो एक बर्फ़ का टुकड़ा है आपके पास, बर्फ़ है -40 डिग्री सेल्सियस, मान लो बर्फ़ है। आप अगर इस बर्फ़ को अगर हम लोग हीट दें तो जब हीट देते हैं तो क्या होगा बताइए, इसका टेम्परेचर -40 से कितना हो जाएगा, -30, फिर कितना हो जाएगा -20, फिर कितना हो जाएगा -10, फिर कितना हो जाएगा, अभी बर्फ़ की शेप में ही रहेगी वो, -40 से 0 तक आएगी, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगी, हीट लेती रहेगी और टेम्परेचर उसका जो है ना बढ़ता रहेगा, 0 तक आ जाएगा। फिर अगर आप आगे हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आगे जब हीट दोगे तो वो जो बर्फ़ है वो अपनी स्टेट बदलेगी उस हीट के बदले में। हीट के बदले में क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। मतलब सॉलिड से लिक्विड अपने आप नहीं बनती, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए भी क्या चाहिए होती है, हीट।
मतलब आप एक बर्फ़ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप उसको अगर हीट दोगे तो ध्यान रखना वो जो बर्फ़ है वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आप ये मत सोचना कि बर्फ़ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हीट दिया है। हीट देने से 0 से 1 नहीं होगा, हीट देने से क्या होगा बताइए, उस हीट के बदले में स्टेट चेंज हो रही है। एक्चुअल में 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए होता है। 80 कैलोरी मतलब 4.2 यानी कि 250 लगभग 250 जूल हीट चाहिए होती है। किसको किस में बदलने के लिए बताइए, 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए। और टेम्परेचर नहीं बढ़ता यार, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हीट ले रही होती है बर्फ़, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर 0 ही है। अब पूरा पानी बन जाएगा और काफ़ी सारी हीट ले चुका होगा, काफ़ी सारी हीट लेने के बाद पानी बनेगा, वो टेम्परेचर 0 ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यार हीट देते जाओगे तो टेम्परेचर पक्का बढ़ेगा। कोई कह देगा हीट देने से टेम्परेचर पक्का बढ़ता है, नहीं। अगर बर्फ़ का टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको जब आप हीट दोगे, अगर वो उसका 0 ही, अगर हीट नहीं दोगे तो वो बर्फ़ ही बनी रहेगी, अपने आप नहीं पिघलती, हीट देने से पिघलती है। अगर बर्फ़ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो हम सोचते हैं अपने आप पिघल रही है, एक्चुअली में सराउंडिंग में से हीट ले रही है, वो बाहर से हीट ले रही है बर्फ़, और बाहर से हीट लेके पिघल रही है, ठीक है ना। हम उसके ऊपर वो जैसे कि जो बोरा वगैरह नहीं डाल देते हम लोग, कुछ नमक डाल देते हैं या थर्मोकोल के अंदर बंद कर देते हैं ताकि बाहर से हीट ना ले पाए। बाहर से हीट लेके ही तो वो पिघलेगी, या कम ले पाए बहुत तो इतना लेट पिघले बहुत। समझ आ रही है बात आपको, मेन तो हीट लेने से ही पिघलेगी वो, बिना हीट लिए तो नहीं पिघल सकती। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज क्यों होगा बताओ, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बर्फ़ रहते रहते 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पहले स्टेट चेंज होगी, पानी बदल गया। अब अगर आप हीट दोगे, अब पानी बदल गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया पानी, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी आ गया। अब आप हीट दोगे तो अब टेम्परेचर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब बढ़ता जाएगा। अब जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो गया बढ़ते बढ़ते, 0 से 100 तक तो जितनी हीट दोगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर जब 100 हो जाएगा फिर से हीट दोगे आप, फिर टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, वो जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितनी हीट दोगे उस हीट के बदले में स्टीम बन रही है, ठीक है ना। जो हीट के बदले में क्या बन रही है, स्टीम, और टेम्परेचर कितना है 100, स्टीम का भी और वाटर का, जो स्टीम बन रही है वो भी 100 की बन रही है, और पानी भी 100 का ही है, 100 डिग्री सेल्सियस का। हीट देते जाओ, पूरी स्टीम बनती जाएगी। फिर आप अगर एक लिमिट से अब पूरी स्टीम बन गई पूरे पानी की, बंद कंटेनर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बंद कंटेनर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पूरे की स्टीम बन गई और आप पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप हीट दोगे अब फर्दर, तो अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। स्टीम का बढ़ सकता है 101, 102, 105, 500, 1000 डिग्री, स्टीम का टेम्परेचर जितना मर्जी कर लो आप, स्टीम का बढ़ जाएगा। वाटर का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं जा सकता, वाटर का टेम्परेचर 100 से जाने की ज़्यादा कोशिश करोगे वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, और जब तक पूरा स्टीम नहीं बनता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पूरे की ही स्टीम बनेगी पहले। आगे बात समझ में आपको। तो इसने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको है, इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये पिछले सालों में कभी आया हुआ होगा क्वेश्चन, तो ये अगर इतनी इन्फॉर्मेशन तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर क्या बोला कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। टेम्परेचर कितना था पहले -10, तो पहले -10 से 0 होएगा, हीट देते जाओ, पहले -10 से 0, इसमें -10 से 0 है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इसमें टी का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ, क्योंकि हीट सराउंडिंग से ले रहा है, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर पहले तो इसके अंदर घट रहा है, नेगेटिव से 0 हो जाएगा, इसमें नेगेटिव से 0, नेगेटिव से 0, नेगेटिव से 0, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रह रहा है, इसमें भी कांस्टेंट रह रहा है, ये तो गलत है, स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे, तो ये तो गलत ही होगा, स्टेट चेंज हो रही है। टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा बताइए, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और स्टेट चेंज होगी, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ आएगा। समझ आ गई बात आपको। उसके बाद अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा बताओ, उसके बाद अगर आप हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें देखो, इसमें तो एकदम से बढ़ गया, एकदम से नहीं बढ़ेगा, गलत है ये, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लीनियरली बढ़ता है, ये भी लीनियरली बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है लीनियरली, ये तो गलत ही था, इन दोनों में से एक देखना है। फिर क्या होगा, फिर टाइम के साथ साथ क्या होगा बताइए, टेम्परेचर क्या हो गया उसका 100 हो गया, 100 के बाद क्या होगा बताइए, फिर स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर। देखो आप, ये कह रहा है घट रहा है टेम्परेचर, घट कैसे जाएगा टेम्परेचर, घट के 0 हो जाएगा वापस, ऐसे कैसे हो जाएगा 0, नहीं होगा ना, अपने आप ठंडा थोड़ा होता पानी, इसके अंदर ही गलत हो गया फिर, तो ये सही है। समझ गए बात को। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये तो टेस्ट प्रैक्टिस से आएंगे, वैसे तो जितने मर्जी कर लो आप, लेकिन जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा बाद में प्रैक्टिस करोगे उससे होएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, रियली कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल का द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसने क्या बोला है
कि ये 400 मीटर तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। इसने कहा कि यहाँ से 2 बॉल फेंक दी गई, 400 मीटर तो टावर की हाइट है, इसकी कोई यूज नहीं है 400 मीटर का। अब ये कह रहा है कि एक बॉल को फेंका 45 डिग्री एंगल पे, एक को फेंका 60 डिग्री पे। ये 2 टावर मान लो चलो आप, ठीक है ना। इसको फेंका कितने पे, 45 पे, और दूसरे को कितने पे फेंका बताइए, 60 डिग्री पे। अब ये कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है दोनों का, रेंज अलग अलग आ सकती है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बात पता होनी चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा एक बात बताइए आप, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है अगर ग्राउंड से फेंके तो? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g, u 2u/g होता है। u होता है वर्टिकल वेलोसिटी, u क्या होता है यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अगर सेम होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट तभी सेम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। याद रखिए बस इस बात को कि वर्टिकल वेलोसिटी का सेम होना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर इसकी वेलोसिटी मान लो v1, इसे नहीं r tan थीटा इक्वल टू 4 ऐसे थोड़ी करोगे इसको, वो तो यार रतन चोर है, वो तो रेंज और मैक्सिमम में रिलेशन है, वो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v1/√2। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, ये v2 वेलोसिटी थी ना, तो v2 √3 v2/2, इनको इक्वेट कर दो यार। v1/2 इज इक्वल्स टू √3 v2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v1/v2 की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आनी चाहिए। क्या कह रहे हो, ये √2 था क्या, ये √2 था। सोल्व कर लो आप इसको, यही आंसर आएगा, √3/√2 आएगा। समझ में आ गई बात आपको, आसान था ये वाला। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं था ना यार, 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। सोल्व कर लेना, √3/√2 ही बनेगा। ये 12th वाले पार्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे सर्किट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, इससे टफ क्वेश्चंस हैं डीपीपी के अंदर। ये अगेन जो मैंने वो नॉन टेंडिंग वालों को करवाया था वो भी कराए होंगे इसको, ठीक है ना। एक ही क्लास के अंदर इतना सिखा दिया था कि इतने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे। एक्चुअल में जो डायोड के जो सर्किट्स के क्वेश्चंस हैं इन पे लोगों ने ध्यान नहीं दे रखा, ये टॉपिक तो कराते नहीं है, ठीक है। डायोड रियल में कहीं नहीं है, मतलब ये टॉपिक करवाया ही नहीं जा रहा, कहते आसान सा है, यूँ ही है, लेकिन आसान है नहीं। इसके मैंने स्पेशल सर्किट से क्वेश्चंस बनवाए हुए हैं बुकलेट के अंदर, बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन हैं इसके, 15 क्वेश्चन लगभग। वो कर लेने के बाद इसके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई जिसके ऊपर वो चॉकलेट का बवाल मचा, इसके अंदर क्या है इसके अंदर जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो 12th वाले पार्ट का है, लेकिन अब आपके साथ डिस्कशन हो ही चुका था, तो फिर ऐसा करते हैं कि समझा ही देता हूँ फिर तुम्हें, ठीक है। अदरवाइज ये 12th का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब में से क्या निकल रही है, लाइट रेज। बल्ब में से क्या निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है बल्ब में से, ठीक है। यहाँ पे एक शीट है, यहाँ पे एक शीट रखी हुई है, कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। इस पे लाइट पड़ रही है ना, एनर्जी पड़ रही है इस पे। मान लो इस पे एनर्जी पड़ रही है E1 की, कितनी एनर्जी पड़ रही है इस पे, E1 पड़ रही है, या इंटेंसिटी I0 पड़ रही है इस पे। इंटेंसिटी कितनी पड़ रही है इसके ऊपर, I0। एनर्जी पर सेकंड को बस इंटेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया को एनर्जी मान लो E की एनर्जी पड़ रही है। अब मैं शीट को दूर ले जाऊँ, अगर मैं शीट को यहाँ से दूर ले जाऊँ, अगर d डिस्टेंस पे और ले जाऊँ, मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, अब आपको क्या लगता है एनर्जी कम पड़ेगी ज़्यादा पड़ेगी इसके ऊपर, एनर्जी कम हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी एनर्जी कम, दूर हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये जो इसके ऊपर अभी जो इंटेंसिटी पड़ेगी ना, वो I0 जो शुरू में पड़ रही थी डिवाइडेड बाई d², ऐसा होता है। यानी कि d डबल कर दिया ना तो एनर्जी 1/4 हो जाती है। अगर d को डबल करने से क्या होगा, एनर्जी 1/4। अगर मैं इसको और पीछे ले जाऊं तो क्या होगा बताइए इसके अंदर, हाँ जी, d का क्यूब हो जाएगा। मतलब d का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1/9 हो जाएगी। बस इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन को हमने प्रॉपर पूरी स्लाइड के अंदर दिया हुआ था ये वाला। इसके अंदर इन्होंने ये पता नहीं क्या कर दिया, छोड़ो इस चीज़ को, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस डबल कर दी, 2 सेंटीमीटर से क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो I0/4 ये आंसर है। सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा है कि डिस्टेंस डबल तो इंटेंसिटी 1/4, सीधी सी बात है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को इसमें, हाँ जी। अब अगली चीज़ सुनो, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन दिखने में जैसा लग रहा है ना वैसा है नहीं। आप एक बात बताओ मुझे, इसमें से आइसोथर्मल का ग्राफ ए है या बी है, आइसोथर्मल का ग्राफ कौन सा है, और बी किसका है, एडियाबैटिक का है। ऐसा कितने स्टूडेंट्स कहते हैं,
ठीक है, अब पेपर में सारे सिली मिस्टेक करके आओगे, यही मिस्टेक करके आओगे पेपर में। ये कैसे एडियाबेटिक है? बिल्कुल, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखो, आप ये देख लो तो ये नीचे ये ऊपर, इसको आगे बढ़ा के देखो आप, ये तो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे होएगा आगे। सोचो आप आगे बढ़ाओ इसको, ज़्यादा तेजी से ए नीचे जा रहा है यहाँ पे, बी कम तेजी से नीचे जा रहा है, ठीक है ना। वो ऐसा था जो आपने बनाया था ना, जो मैंने वो था वो ऐसा था, ऐसा साफ साफ था वो तो। क्या कह रहे हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा था, इसमें ये आइसोथर्मल था, ये एडियाबेटिक था। ये ज़्यादा नहीं तेजी से, क्योंकि इसको आगे भी बढ़ाओगे आप, आगे ही बढ़ाओगे, इसको भी आगे बढ़ा लो आप ऐसे, तो यही ज़्यादा नीचे गया है इसमें तो, ऐसा था वो। इसमें इसको आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया, तो ये ज़्यादा तेजी से नीचे गया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है? एडियाबेटिक का। और ये किसका है? आइसोथर्मल का है। बच्चे पक्का गलती करे मिलेंगे 99% बच्चे इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ को ट्विस्ट कर दिया चीज़ों को, थोड़ा सा पहले ऐसे करता था, कोई ट्विस्ट कर करके देता था दिमाग लगा लगा के, लेकिन अब तो वो भी नहीं दे रहा। इस क्वेश्चन में तो दे दिया, बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अब एक बात बताइए, ये कह रहा है, ये तो गलत ही हो गया। ए के लिए कहता पी वी की पावर गामा और बी के लिए कहता पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कह देते हैं ये गलत है। ये 1 बाय गामा लिख दिया, पी वी की पावर गामा होता है डियाबेटिक में तो, ठीक है ना। फिर ये वाला एक, इसमें ये दोनों देखो, दोनों ही एडियाबेटिक के हैं ये तो। एक आइसोथर्मल का, इसमें ये रहा पी वी की पावर गामा और ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला सही है, ये गलत है। गिवन तो गामा 1.1 है, तो यहाँ 1.1 आना चाहिए, इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक रखी है, या फिर यहाँ 1.2 आना चाहिए, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है, जो वहाँ जो पेपर आया होगा उस पेपर के अंदर तो यही मिलेगा 1.2, यहाँ पे 1.1 ही मिलेगा, या फिर यहाँ 1.2 मिलेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स तो मिलेंगी इसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ याद किए हुए क्वेश्चन है बच्चों के, याद करके फिर लिखे हुए क्वेश्चन हैं। क्या कह रहे हो? आंसर मैच कैसे करते हैं? अब पता नहीं, जैसे भी है, लेकिन ठीक है यार, ये 99% तो यही वाला है, ठीक है ना। अगला केस ये है आपका, उसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करना क्वेश्चन है। रियली एक ईजी क्वेश्चन है, मैंने एक रिजल्ट याद कराया था, रिजल्ट से तुरंत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, इसके अंदर सीधी सी बात है यार, t/6 करना था बस आपको। एंगल 60 डिग्री था, एंगल तो 360/60 होता है 6, तो टाइम पीरियड भी 1/6 हो जाता है, टाइम पीरियड 1/6 हो गया। सिंपल सा केस था बिल्कुल ही, ठीक है ना, मतलब बहुत ही कम देर लगनी थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन आ गया अगेन, वो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिजिक्स आइंस्टाइन वाला। इसके अंदर आइंस्टाइन के ऊपर यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर ये हर चैप्टर के अंदर, हर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन डाल रहे हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आइंस्टाइन ने जो बेसिक बातें बताई थी उसी के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं, और तुरंत होने वाले क्वेश्चन है ये वाले। 12th वाले पार्ट में से था ये वर्नियर कैलिपर्स का था। देखो वर्नियर कैलिपर्स है ना, वर्नियर कैलिपर के जितने क्वेश्चन आएंगे, वर्नियर कैलिपर आपको कराएंगे हम, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है एक, तो ये एक फॉर्मूला है बस। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे लिस्ट काउंट के, 1 MSD - 1 VSD, सिर्फ यहीं तक ही अटका पड़ा है। और पिछले सालों में भी, पिछले 10-12 सालों में भी यहीं तक अटका पड़ा था ये सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ इसी से ही सोल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूला है क्या, इसको कैसे लगाना है, ये चीज़ें हम करेंगे इसको, ठीक है ना। अब सुनो, ये 12th वाले पार्ट का क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है 11th वाले पार्ट का। ए पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन ए अपवर्ड पैराबोलिक कर्व। यार सुनो, ये क्वेश्चन DTS का है वैसे। इसके अंदर ये मान लो एक पैराबोलिक कर्व ऐसे, ठीक है। y इक्वल टू, इसका जो ग्राफ है y इक्वल टू x²/4 है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू x²/4, इसकी इक्वेशन है। अगर कोई बंदा इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दे, ऐसे 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 जाना शुरू कर दे, तो क्या ये जो कटोरा सा है, ये वाला ये कटोरा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, एक बहुत बड़ी शेप का एक कटोरा सा ऐसा है। इसके अंदर एक बंदा फंस गया, किसी को डाल दिया। एक बड़ी सी कढ़ाई है, इतनी बड़ी कढ़ाई है, इतनी बड़ी, पूरी पार्किंग के अंदर आ जाए, ठीक है ना। और उसके अंदर डाल दिया आशीष को उठा के। आशीष यहाँ पर है। अब बताइए ये ऐसे है, बताइए कैसे निकले इसमें से? लोहे का बना हुआ, नहीं टूटता। ये जब कोशिश करेगा, पता है इसके साथ क्या होगा, जब ये कोशिश करेगा ना, एक टाइम की जब भी ऊपर जाता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, एक लिमिट से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ये, उसके बाद ये फिसलना शुरू हो जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? ये फिसलना शुरू हो जाएगा। इसका ना क्या था कि इसका वैसे एक रिजल्ट था, बेसिक पॉइंट था, पिछले सालों में हटा दिया मैंने उसको, नहीं लिखवाया नहीं होगा मैंने। DTS में रिजल्ट लिखवाया था, बिल्कुल DTS में रिजल्ट लिखवाया होगा बना के, और पिछले सालों की पुरानी बुकलेट के अंदर था, ठीक है। उसको हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन तो आया नहीं था कभी। मैं छोड़ो ना,
कई साल हो गए बच्चे रटते हुए इसको, पेपर में क्वेश्चन आ नहीं रहा। तो इसके अंदर लेकिन वो DTS में मैंने लिखवा दिया था। DTS के अंदर क्या था रिजल्ट, आपको है क्या, लिख रखा है कहीं पे? सुन अब इसके अंदर क्या है, मैं वो रिजल्ट निकाल देता हूँ भैया, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये कहाँ पे फिसलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू हो जाए। कहाँ पे फिसलना शुरू हो जाएगा, ये टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू हो जाए, जहाँ पे वहाँ पे फिसलना शुरू करेगा ये टेंजेंट थीटा इक्वल टू म्यू। अब म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.5, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1/2 आ गई टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका जो स्लोप निकाल लो यहाँ से, स्लोप dy/dx निकाल लो इसका, dy/dx कितना आएगा भाई यहाँ पे 1/4 इंटू में 2x, कितना आएगा यहाँ पर ये x/2। स्लोप एक तो यहाँ से निकाल लो और एक यहाँ पे है स्लोप, तो इसको x/2 से इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट आया 1, इसने पूछा था y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पूछा है तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो बस, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है अगेन जो ओवर प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। इन ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, अगर हम इनको बुकलेट में डाल दें तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उस तक इस बार आ गया 10 साल आए ना, ये क्योंकि आता ही 10 साल में एक बार है, ठीक है। तो इसलिए जो रूटीन में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले डालना जरूरी होता है, ठीक है। अब सुनो, ये पोलराइजर का क्वेश्चन है, दो पोलरॉइड्स हैं, उनका एंगल कितना है एक दूसरे के साथ 45 डिग्री, अनपोलराइज्ड इंटेंसिटी आई नोट फॉल्स ऑन एज वन पोलराइज्ड द इंटेंसिटी। अरे तो 12th का है आई नोट, ये सेम क्वेश्चन है, बुकलेट का ही क्वेश्चन है ये वाला, आई नोट को स्क्वायर थीटा लगाना था इसके अंदर, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। 12th का क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन है यार, ये वेक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके DPP में ऐसे लगातार लाइन से 3-4 क्वेश्चन दे रखे, लाइन से लगातार एक C3 ऐसा करके कुछ बना रखा है, ऊपर कॉन्सेप्ट बना रखा है एक। ये क्या कह रहा है कि एक वेक्टर तो ये वाला है और एक वेक्टर दे रखा आपको ये वाला, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट, इसके बराबर तो उसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है उसकी, ठीक है ना। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो कि जिसका मैग्नीट्यूड तो इसका लेना है और डायरेक्शन इसकी लेनी है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताइए, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर पूरे का कितना आएगा यहाँ पर ये 5। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ, कोई बताएगा? वेक्टर ए बाय में उसका मैग्नीट्यूड करके निकालते हैं ना हम लोग, याद है आपको? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सोल्व करो कितना बनेगा ये 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय में 5। अब ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है यहाँ पे डायरेक्शन, इन दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y आ गया। इसका पूछा क्या गया था, इसमें x पूछा गया था, फाइंड x पूछा गया था। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू 3 आ रही है यार, आंसर इन्होंने इफ अच्छा 3 एंड x, ये तो x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट, ये वाला है y कोऑर्डिनेट पूछा था। फाइंड x मतलब ये x कोऑर्डिनेट और ये क्या है y कोऑर्डिनेट ही पूछा था, इसमें 4 आएगा। समझ में आ गया कि बात आपको वाली है ना। ये है डायमेंशन क्वेश्चन, आपको ना सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए बस। स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन ये है, कैपिटल जी की डायमेंशन ये होती है, एच की हमने लिखवाई हुई है डायमेंशन। अब इनको ना इनको इस तरीके से कर दें, इनकी पावर लगा रखी है, इसकी पावर p लगा रखी है, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर 1/2, ऐसा करते हैं तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर बन जाती है, मास के बराबर। किसके बराबर बन जाती है, मास के बराबर। तो मास और ये लिख के इसको सोल्व करना है बस। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो रखे हैं, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, हल्की सी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ना ही समझने में टाइम लगना और ना ही एनालिसिस करने में टाइम लगना। ये क्वेश्चन है 12th वाले पार्ट का, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगेन बुकलेट के अंदर है सेम क्वेश्चन, ये वाला बुकलेट के अंदर एज इट इज पूरी एक स्लाइड बनी हुई है इस वाले क्वेश्चन की। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप खुद कर दोगे। देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्लेनेट है जिसका मास कितना है 1/6 है अर्थ का, m/6 है, रेडियस कितना है उसका re/3 है, एस्केप स्पीड तो अर्थ इज 11.2, एस्केप स्पीड कितनी अर्थ से 11.2 है, तो उससे एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए। फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r होता है ना, ये होता कि नहीं होता। m की से क्या करोगे m/6, r की से क्या करोगे r/3, तो क्या बन जाएगा 1/√2 बन जाएगा। तो 11.2 डिवाइड बाय √2, सोल्व कर लो इसको, लगभग 8 के बराबर आता है। होने वाला क्वेश्चन है यार, सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेम क्वेश्चन। क्या कह रहे हो, सेकंड फॉर्मूला √2gre
ये था, ये क्या था, जी चेंज करके था ताकि ये दूसरा प्लेनेट है, उसका जी इतना है, उसका रेडियस इतना है, अब बताओ एस्केप वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और अभी मैं बताऊं किसी न किसी उसमें आ ही जाएगा, किसी न किसी सेट के अंदर, क्योंकि उनको सिमिलर क्वेश्चन डालने हैं एस्केप वेलोसिटी का, तो उसमें भी एस्केप वेलोसिटी डालना ही पड़ेगा किसी न किसी सेट में उनको, तो हो सकता है वो इसके ऊपर बेस दे दे। अब बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू जो सकता है अलग हो। बिल्कुल, ये स्पेक्ट्रल लाइन का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, उससे हो जाएगा ये, बाकी फिजिक्स में एटॉमिक सिस्टम में पढ़ाया जाता है ये 12th का क्वेश्चन अगेन। एक ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये हो गया क्या? एक बात बताइए आप, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई रूट एल बाई, ये कह रहा है एल की वैल्यू 4 मीटर, एल की वैल्यू कितनी लेनी है? 4 मीटर, और जी लेना है सरफेस से आर की हाइट पे, ये वाला जी लेना है आपको, तो 2 पाई रूट एल की वैल्यू तो ले ली 4, और जी की वैल्यू क्या लेनी है? जी बाई 4। आंसर कितना आएगा इसका? 4 टाइम्स हो जाएगा ना, सॉल्व कर लो इसको। 2 पाई अंडर रूट 16 बाई 10, ये बन जाएगा ना आपके पास, तो यह क्या आंसर? 2 पाई रूट 1.6। समझ में आ गई होगी बात आपको? ये वाला फेज तो खत्म हो गया, ये वाला फेज खत्म नहीं हुआ, शिफ्ट खत्म होगी। ये वाली कौन सी शिफ्ट थी? ये वाली मॉर्निंग शिफ्ट करना है अभी अपन। जनवरी 30 दिन कौन सा पेपर है? इसी में तो नहीं है, ये तो यही वाला था। इलेवेंथ फेज 3 कुछ नहीं था ये। नहीं है ये वाला, फेज 1 ही है, कोई बात नहीं, फेज 1 चल रहा, पूरी जनवरी फेज 1 है। हाँ जी करें शुरू। यार देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, एफबीडी इफेक्ट बनाने हैं आपको इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक शोन इन द फिगर डायग्राम, इसका एक्सेलरेशन बताना है यार। स्मूथ सरफेस है, टी इधर बना दो, टी इधर क्या बनाओगे यहाँ पे, टी बन जाएगा, इधर ये 2t बन जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा ये 2t। इसके ऊपर एफबीडी इफेक्ट बना दो, एक इसका बना दो, इसके ऊपर mg sin थीटा लगेगा। mg sin थीटा कितना हो जाएगा इसके अंदर बताऊँ? 20 sin 30, sin 37 होता है 3/5, तो 20 × 3/5 का फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा? 40 लगेगा, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन एक ए इस तरफ मान लो, इसका एक्सेलरेशन ए इस तरफ मान लो, दो इक्वेशन, दो अननोन सोल्व हो जाएगा। एक ए और टी दो अननोन है, ये टी माइनस में टी माइनस 12 इक्वल टू एम ए मतलब 2a, ये पहली इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, 40 नीचे लग रहा है, 2t ऊपर लग रहा है, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दो अननोन, दो इक्वेशन सोल्व कर लो यार, आंसर तुरंत आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके अंदर जो है अगर आप सोल्व करते हो तो कितना बनेगा ये वाला? 28 इक्वल टू, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ 2t आएगा क्या? यहाँ पे यहाँ 2t आएगा, सोल्व कर लेना आप इसको, सोल्व करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। सोल्व करके आंसर आ जाएगा इसका। अभी देखो ये अगेन टीपीपी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन डाल रखा है बिल्कुल। आप ऐसा करें, देखो इसके अंदर क्या बताया गया है, आप मुझे एक बात बताइए। एक पार्टिकल है एम मास का, प्रोजेक्टेड विद द स्पीड एट एन एंगल 30 डिग्री, स्पीड यहाँ पे, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे, तब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, ठीक है ना। जब ये बॉल यहाँ पहुँच जाएगी तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। कोई बताएगा कैसे करें? रोटेशन में कराया गया था एंगुलर मोमेंटम में, एच मैक्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एच मैक्स? एम बी आर से आएगा। अच्छा बस थोड़ा करके कर दो, बता दो। इसने बताया ये एच मैक्स कैसे निकालें बताओ? v sin 30
v sin 30 का स्क्वायर बाई में 2g, ऐसे निकलेगा ये। v sin 30 मतलब v/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 20, तो ये कितना बनेगा v स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/20, तो कितना बनेगा ये v स्क्वायर बाई 80। ये क्या आ गया आपके पास, एच मैक्स आ गया, तो ये तो एच मैक्स आ गया। एम वी आर कर दो, एम वी आर परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मास कितना है एम, वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहाँ तो कितनी हो जाएगी, v cos 30 हो जाएगी यहाँ पे, तो √3v/2 cos 30, ये v cos 30 होती है, v cos 30 होता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, और इंटू में r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर कितना है इसका, v स्क्वायर बाई 80। क्वेश्चन सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। g की वैल्यू तो 10 है, इसने g की टर्म्स में दे रखा है, तो यहाँ 8 कर दो, ठीक है, आंसर मैच कर गया ये वाला, ठीक है ना, आंसर मैच कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात, आपको आसान है यार ये तो। ये क्वेश्चन डीपीपी के अंदर भी है, टेस्ट के अंदर भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो अगली बात, अगेन इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है यार, ये तो अपना वो जो बेसिक क्लास कराई थी ना शुरू में, डीपीपी में भी है, बेसिक क्लास में भी था सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब जिस बच्चे ने शुरू में 2-3 क्लास अटेंड कर लिया था क्वेश्चन, तो वो भी कर देगा। इसके अंदर जो है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर ऑन द स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 0.5 मीटर। इसके अंदर जो है 0.5 मीटर की हाइट पे जब ये बॉल है, कितनी हाइट पे है जब ये, तो यहाँ वेलोसिटी बतानी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है ये वाला। अब सुनो, सुनो यार, इसमें भी कोई दम नहीं है ही नहीं इसमें भी। देखो आप ऐसे क्वेश्चंस भी अगेन बहुत सारे करवा रखे हैं, एक रिजल्ट भी याद करवा रखा है मैंने, क्या ए बॉल रिलीज फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से छोड़ दिया बॉल को, ठीक है ना, रिबाउंड्स अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, 10 मीटर की हाइट छोड़ दिया, कितनी हाइट तक चली गई बॉल, 5 मीटर तक, 10 मीटर की हाइट छोड़ा और टकराया, कितनी हाइट तक गई है, 5 मीटर तक। इम्पल्स बताना कितना लगा इसके ऊपर, ठीक है ना, 100 ग्राम की बॉल है, कैसे निकालने कोई बताएगा। इम्पल्स बताना था वो तो अपने को ये थोड़ा ना बताना है कि 2 कोलिजन, वो तो तब होता है जब 4 कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगी, 5 कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगी, वो तो था e⁻²n इंटू h नोड, वो फॉर्मूला था। और टकराने के बाद कितनी स्पीड से ऊपर उठेगी, उसके लिए था e⁻n v नोड था, वो भी ट्रिक्स थी, उसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये दूसरी ट्रिक है, कोई बिना ट्रिक के भी वैसे कर सकते हो आप इसको। ये बताओ, पहले 10 मीटर हाइट छोड़ा इसको, टकरा के 5 मीटर ऊपर तक गई, तो इम्पल्स कितना लगा। इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स, सही बात है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालें अब, यहाँ वाली वेलोसिटी निकालोगे और एक ऊपर उठने की वेलोसिटी निकालोगे ना। ये इसकी हाइट पता है तो ये ऊपर उठने की वेलोसिटी पता लग जाएगी आपको, और ये टकराने की वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो यहाँ का मोमेंटम पता है, यहाँ का मोमेंटम पता है, तो चेंज इन मोमेंटम दे दो, देख लो आपको चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही कर रखा है। देखो टकराई तो इतनी स्पीड से, ऊपर उठी इतनी स्पीड से, ये चेंज इन मोमेंटम, इसी को इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्शन अपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है, इसलिए ये ऐड हो गए हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था ये वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगेन बहुत सारे हैं, कॉलेज के स्टार्टिंग में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए आप अगली बात, ये क्वेश्चन देखो आप, इलास्टिसिटी वाली जो बुकलेट है उसमें से है क्वेश्चन। If the area of the cross section is halved, area of cross section इसका आधा कर दिया, length of the wire of the Young's modulus y is doubled, having Young's modulus y is doubled, length को कहते हैं Young's modulus पे क्या फर्क पड़ेगा यार। Young's modulus तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे लेंथ पे डिपेंड, हमने कभी चेंज नहीं किया हो। तो इतने सारे क्वेश्चंस किए, वाई तो एज इट इज रहता है, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा वाई चेंज नहीं हो सकता। तो ना लेंथ चेंज ना रेडियस चेंज, तो मतलब लेंथ और रेडियस दोनों चेंज होते हैं, वाई तो सेम रहेगा। बस एक साफ साफ ने लिख रखा है उसके अंदर एक बॉक्स बना के कि y इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। सीधी सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात बना के लिख रखी है, ठीक है ना। और उसके अंदर मतलब सिर्फ इस छोटी सी बात के ऊपर क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब सुनो आप, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ S2 गैस एट विच इट्स RMS स्पीड इज इक्वल टू O2 एट 47 डिग्री। √3RT/m लगाना था आपको, बस ये फॉर्मूला तो याद होगा यार आपको। क्लास में कराया था नहीं कराया था, कराया था मैंने, कराया था। √3RT/m होता है RMS वेलोसिटी, बस ये फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना।
ये देखो यार, इस क्वेश्चन में अगेन कुछ नहीं है, देखो ध्यान से सुनना आप। मैंने आपको जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड बताया था कि नहीं बताया था? वैसे ग्रेविटी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, फिर तो हो जाएगा आपसे ये, अगर ये बताया था तो सुनो आप। एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लेनेट रेडियस, ये देखो ये एक प्लेनेट है, इसका रेडियस कितना बताइए? 6400 किलोमीटर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड इज दिस एंड दिस। फील्ड अच्छा किसी मास से आठ जाते हो आप, कितनी डिस्टेंस पे? इतनी डिस्टेंस पे नहीं, कितनी डिस्टेंस पे? एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लेनेट, रेडियस नहीं था ये वाला, सुनो आप। एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम ए प्लेनेट, ये प्लेनेट है, इसका रेडियस ये वाला नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ये प्लेनेट है, सुनो क्या कह रहे हो? अच्छा प्लेनेट का रेडियस है ये, फ्रॉम ए प्लेनेट रेडियस, ठीक है, अर्थ की बात हो रही है यानी कि ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, मतलब मान लो द पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लेनेट, अवे मतलब किसी आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल तो इतना है, और पोटेंशियल और फील्ड कितना है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इतना है। ये पूछा है डिस्टेंस कितनी है, हाइट पूछी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये एच, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एच मान लो ये, और ये कितना है यहाँ पे 6400 आर है, ये आर है, और यहाँ से यहाँ तक एच है। यहाँ बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा? जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एच यहाँ से लेके यहाँ तक है, आर सेंटर से लेके यहाँ तक है, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस जी एम बाई में आर ई प्लस एच, आर इसमें स्क्वायर नहीं लगता, माइनस जी एम बाई आर होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6.4, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर, इनको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो इसने भी दो इक्वेशंस बना रखे हैं, इनको सोल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी डायमेंशन क्लास लिखवा रखी है आपको शीट के अंदर। सरफेस टेंशन होता है F/L, इसकी डायमेंशन, विस्कोसिटी की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सबके फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। वैसे एक बात बताओ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? वहां से आ जाएगी डायमेंशन। विस्कोसिटी कहाँ से निकालूं मैं, ये बताओ, इसकी डायमेंशन कैसे निकलेगी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा होता है ना, कौन सा फॉर्मूला इसमें विस्कोसिटी आता है? टर्मिनल वेलोसिटी में भी आता है, ड्रैग फोर्स 6 पाई नीटा आरवी, F इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी होता है, वहां से नीटा की डायमेंशन आ जाएगी। सबकी डायमेंशन में पता है, F इक्वल टू क्या होता है? 6 पाई नीटा आरवी, आर की पता है, वी की पता है, एफ की पता है, नीटा की आ जाएगी यहाँ से डायमेंशन, सिंपल है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR, तो वहां से डायमेंशन आ जाएगी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वो आ जाएगा। यार एक बार बताओ, ये सारी चीजें देख देख के हमें ना, इस पेपर को, पूरे पेपर को हम देख रहे हैं, तो एक चीज पता लग रही है कि जितने फॉर्मूले हैं वो तो यूं होने चाहिए, टिप्स में यूं टक 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 सारे के सारे, ठीक है ना। और हर फॉर्मूले के किसी बच्चे ने 2-2 4-4 क्वेश्चन भी सोल्व कर रखे हैं, तो इस पेपर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 30 क्वेश्चन है, 30 में से 5 तो करने ही नहीं होते, ठीक है ना। 5 और छोड़ दो, चलो 20 तो करके आएगा यार, 100 में से 80 नंबर तो उसके आने चाहिए हर बच्चे के, ठीक है। अगर उसको सारे फॉर्मूले पता हों और हर फॉर्मूले के 4-4 क्वेश्चन भी पता हों तो ठीक है ना। अभी सुनिए आप अगला डिस्कशन, अगली चीज सुनिए आप, इसके अंदर क्या है, ये क्या कर दिया यार, इसके ऊपर ही चेप मारा इसको, डायग्राम को, कोई बात नहीं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अच्छा ये है कि एंगुलर वेलोसिटी 4, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इन एम बिटवीन ब्लॉक एंड डिस्क इफ द ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, आएगा यहाँ पे स्लिपिंग। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ना कितना होना चाहिए मैक्सिमम, Fs मैक्स। एक बात बताओ, जब ये घूमेगी ना डिस्क, देखो डिस्क के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर आप इसको घुमाओगे ऐसे तो ये ब्लॉक फिसलने की संभावना है कि नहीं है? एक तो बिल्कुल धीरे धीरे घुमाओगे तो साथ साथ घूमेगा ये। अब जैसे पंखे के ऊपर कुछ रख दिया आपने, तो पंखा अगर कम धीरे धीरे चल रहा है तो वो भी साथ साथ घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही पंखा तेज होगा वो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे तो उसको ना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है? फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा और वो स्लिप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है? MR ओमेगा स्क्वायर लगता है कि नहीं लगता? बताइए आप, कितना लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एफ फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए फ्रिक्शन की वैल्यू बस, तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो मास कितना है इसका? 2 kg। रेडियस कितना है इसका बताइए आप?
1 मीटर। ओमेगा कितना है 4 का स्क्वायर, 32 आंसर आएगा इसका, ये रहा 32 एम आर ओमेगा स्क्वायर। बस ये पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, ये बात पता होनी चाहिए। ये बात अगर पता है तो क्वेश्चन सोल्व है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अब सुनो अगली बात, अगेन सेकंड इक्वेशन मोशन लगानी है। मतलब अगर किसी बच्चे ने कल का पेपर दे रखा होता है, पिछले दो पेपर, या कल का जिसमें एक क्वेश्चन था ऐसा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा उससे। उसमें 3 बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, इसमें भी 3 बार ही लगानी है, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो आप, ए पार्टिकल इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t टू t+1 सेकेंड्स इन 120 मीटर। t से t+1 नहीं यार, ये nth सेकंड वाला फॉर्मूला है। t से t+1 यानी कि एक ही सेकंड की बात हो रही है, t+1 सेकंड की बात हो रही है। SN वाला फॉर्मूला क्या था? 2n-1। SN की वैल्यू क्या करोगे 120, u की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, a/2 मतलब a/2 ही रख दो, a तो पता ही नहीं हमें। 2 इंटू में t+1 माइनस में 1, सॉल्व कर लो आंसर आ जाए। एक तो इक्वेशन ये बन गई। एंड चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन t+2 सेकंड्स। अच्छा, एक ही सेकंड में चेंज कितने का गया 50 सेकंड का, 50 मीटर पर सेकंड का। तो v फाइनल क्या होता है, v इनिशियल प्लस में 80 होता है ना, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू 80, टाइम 1 सेकंड है, तो टाइम को नीचे ले लो आप, 1 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन 50 है इसका मतलब। तो एक्सेलरेशन देने का तरीका था ये इसका, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ 50 पुट कर दो आप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछे कि t+2 सेकंडों में कितना आएगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 50 पुट कर दोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे, इसको सोल्व करके क्या निकाल लोगे t, सोल्व करके क्या निकल के आएगा यहाँ से t, फिर उसके अंदर 2 जोड़ देना, फिर सेकंड इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देना, बस t+2 जो भी आएगा इससे, ठीक है ना। इसके अंदर ये था सेकंड इक्वेशन से देखो इसने क्या निकाला यहाँ पे, ये निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया अलग से, ये एक्सेलरेशन 50 आ गया इसका, ये भी पुट कर दिया इसमें। फिर t+2 सेकंडों में वो इसके अंदर ये t यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड करना है और फिर इसमें पुट करना है, आंसर 170 आएगा। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन दी भाई, ठीक है ना। यार ये क्वेश्चन अगेन कर पाया भाई क्या, मैंने ऐसा कर, देखो एक डिस्क है ये वाली, ये घूम रही है पहले अकेली, इसके ऊपर एक और डिस्क डाल दी मैंने, ठीक है, डिस्क घूम रही थी पहले, इसके ऊपर मैंने सेम आइडेंटिकल एक और डिस्क छोड़ दी, तो क्या बताइए साथ घूमना शुरू हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, इको कितने नया ओमेगा कितना हो जाएगा, कैसे निकाल लें हम लोग? देखो एक डिस्क घूम रही है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्क का मास है 5 kg, रेडियस है 2 मीटर, घूम रही थी 10 से, एक आइडेंटिकल डिस्क है वो उसके ऊपर छोड़ दी हल्के से ऐसे, तो छोड़ दी तो इसकी आ गई है, तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी बताओ पहले, तो ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, कैसे आई कॉमन एंगुलर वेलोसिटी? करवाया हुआ यार क्लास में, पहला ही क्वेश्चन था। मैं जब क्लास करवाता हूँ ना, जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक टॉपिक है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्लास का यही होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, डीपी में भी ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करें बताओ? P तो लगेगा ही नहीं इसमें, एंगुलर मोमेंटम होता है L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल लगेगा, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल लगेगा इसमें। L इनिशियल कितना होगा इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, और बाद में कितना हो जाएगा टोटल 2I हो जाएगा ना, टोटल 2I इंटू में ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। ओमेगा0/2 देखो निकाल रखा है इसने, ओमेगा0/2 निकाल रखा है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले ही काइनेटिक एनर्जी अकेले डिस्क की लिख लो, फिर दोनों की लिख दो इकट्ठे और दोनों का डिफरेंस ले लो, लॉस आ जाएगा आपके पास। वैसे यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो एनर्जी का तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा लॉस वाला क्वेश्चन भी एक, ठीक है ना, डीपीपी के अंदर है लॉस वाला क्वेश्चन भी, इसको दोबारा बुकलेट के थ्रू करेंगे इस चीज़ को, याद नहीं है तो आपको भी। अगेन इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है यार, ये इसके सोल्यूशन में मजा आना कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, क्या आप ये बता सकते हो, देखो इसने बोला कि इफ द वायर BC हैज यंग्स मॉडुलस दिस, इसका यंग्स मॉडुलस पता है मैं, ये रहा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है ये वाला है, फाइंड द स्ट्रेन पूछा BC में, इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप होगा यार। एक तो फॉर्मूला इसमें यूज होगा y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बस, और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। y हमें पता ही है, ये रहा y, और क्या पूछा गया इसमें स्ट्रेन पूछा गया, बस स्ट्रेस निकालना है इसके अंदर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा F/, इस स्ट्रिंग में टेंशन देख लो कितनी है, और टेंशन डिवाइड बाय एरिया कर दो,
स्ट्रिंग में टेंशन देख लो कितनी है, और टेंशन बाय में क्या कर दोगे, एरिया, उससे क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस। वाई हमें पता ही है तो स्ट्रेन पता लग जाएगा। Yes, sir. और स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकलेगी आपको पता ही है यार, ये तो लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, टेंशन बाय क्या करोगे आप, एरिया, वहाँ से क्या आएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस यहाँ पुट करोगे, यंग्स मॉडुलस दे ही रखा है ये रहा, तो स्ट्रेन निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, हो गया जी 11th का पार्ट खत्म।